अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज हुआ। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दी है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का फैसला किया गया है। आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जुडिशल कमीशन ने ऐसे वक्त में इन 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मंजूरी दी है, जब जजेस की तैनाती पर जजेस का इख्तिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। गुज़श्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया। इन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब शामिल हैं। इस खत में कहा गया है कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। जजेस ने अपने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं, अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में मजीद कहा गया कि किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। कम अज़ कम आईनी बेंच से फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर फैसले तक ही तैनाती मौखर कर दी जाए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। दोनों जजेस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक ही नहीं हुए। दूसरी तरफ वुकला एक्शन कमेटी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। एहतजाजी वुकला ने इस्लामाबाद के सरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की तो वुकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हो गई। पुलिस ने एहतजाजी वुकला पर लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान इंतजामिया ने सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जुडिशल कमीशन में 2 जजेस का बॉयकॉट, 2 अरकान का बॉयकॉट, वुकला का एहतजाज, जजेस के खत में उठाए गए सवालात, कई कानूनी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क के आईनी, कानूनी और अदालती मंजरनामे पर क्या असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि 26 आईनी बेंच से वाबस्ता मुकदमात, सीनियरिटी के असूल के बगैर जजेस की तैनातियाँ, ये सारी सूरत हाल क्या सिर्फ आईनी मामलात तक ही महदूद रहेगी या फिर इसके सियासी असरात भी सामने आने जा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती, 4 जजेस का खत, 2 का बॉयकॉट, वुकला का एहतजाज। क्या आईनी मामलात जल्द सियासी हुदूद में दाखिल होने जा रहे हैं? हसन निसार साहब, थोड़ा पीछे जाएं तो 2007 याद आता है। उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मामलात हुए और फिर हमने एक वुकला तहरीक भी देखी। उस वक्त कुछ वुकला लीडर्स ने भी उसका हिस्सा बने, उनके नाम आज हमें जो वुकला एहतजाज करने बाहर निकल रहे हैं वहां नजर आ रहे हैं। आपको लगता है मामलात अदालतों के अंदर ही दरवाजों के पीछे ही तय हो जाएंगे, किसी तौर स्मूथली मामलात आगे जाएंगे? ये आईनी मामलात वहां से निकलकर सियासी हदूद में भी जा सकते हैं? कुछ माजी फिर एक बार सामने आके खड़ा हो सकता है? आयशा, ये आपके सवाल से ना मुझे एक मिसरा याद आया। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हुस्न वालों से मेरी मुराद है इक़्तिदार वाले लोग। मुक़्तदर हो जहां भी हो, जिस मर्जी शोबे में हो। हाँ, इक़्तिदार हो तो हसीन हो ही जाता है बंदा। सवाल आपका, हाँ नहीं, मकरू लोग भी, बहरहाल मैंने तो सिंबॉलिक बात की है, मकरू लोग। अच्छा, यहाँ सियासत है कहाँ? इस मुल्क में सियासत है कहाँ जिसकी हुदूद में ये नाम निहाद आईनी मामलात दाखिल हो जाएंगे? मुझे इसका जवाब दे दें। कौन सी सियासत? हम फैशनेबल से लोग हैं, जमहूरियत, आइन, फलाना टमकाना, ये सारे लफ्ज ढीटों की तरह बोलते रहते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में जमहूरियत, सियासत और आइन सिर्फ बहलावे, दिखलावे और फैशन के लिए है, या ये चीज़ें, ये बातें, ये मौजूआत, ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल हमारे टीवी प्रोग्राम्स पे रौनक लगाने के लिए होते हैं? कुछ ना कुछ तो बोलना ही है।
आप भी बैठी हैं ग्रीन रंग की शर्ट पहन के। शहजाद साहब का मुझे पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, उन्होंने भी मैरून सा पहना हुआ, बट ठीक है, शोगल मेला लगा हुआ है। आप कह रही हैं फलां सन याद आ रहा है, मुझे तो भुट्टो की फांसी भी याद आ रही है। तो इसको छोड़ो, आप इतना सीरियसली ना लिया करो, लोगों का टाइम जाया होता है, लोगों में कंफ्यूजन पड़ता है। हसन निसार साहब, ये अवाम से जुड़े मामलात हैं। आप कहते हैं ना जमहूरियत है, ना आईन है, ना सियासत है, हम समझ नहीं पा रहे, इनकी असल सेंस को नहीं समझ पा रहे। अवाम से सवाए भूख, नंग, बेचारगी, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं जुड़ा हुआ। पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म में एक औरत के साथ ज्यादती की कोशिश की, किसी ने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, उसने वहीं उसको फायर कर दिया, पतलून छोड़ के भाग गया। दिस इज व्हाट वी आर। बाकी ठीक है, अब पढ़े लिखे लोगों से बात करो। ज़ैगम साहब, हसन साहब भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीज़ें फाउंडेशंस बनती हैं और मुल्क, अवाम, माशरे सीखते हैं और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। मगर ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का ख़त, फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का ख़त, 26वीं तरमीम, पोस्टिंग्स, तैनातियाँ, इख्तलाफात सब खुलकर सामने आ रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम के अंदर ये जो इख्तलाफ है जजेस की सूरत में, इंतजामिया के पास क्या क्या मजीद ऑप्शंस है हैंडल करने के? कर जाएंगे या कुछ और हो जाएगा? इंतजामिया के पास सब ऑप्शन मौजूद हैं और ये एक अफसोस की बात है, मैं कोई खुशी से बात नहीं कह रहा, क्योंकि आला अदलिया के ऑप्शन इंतजामिया के पास नहीं होने चाहिए। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में अदलिया के 16 साला अहद का खात्मा हो रहा है। वो अहद जो 22 मार्च 2009 को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के उनके आने से शुरू हुआ था और फिर 19वीं तरमीम से मजबूत हुआ था, वो 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम के साथ खत्म हो चुका है। अब जरा देख लें कि वो जो दौर था, क्या वो वाकई आइडियल दौर, अदलिया की आजादी का दौर था, आइडियल दौर था? क्या वो ठीक दौर था? ये कैसा दौर था जब अदलिया सेल्फ सेलेक्टेड थी और अनअकाउंटेबल थी, अपने आप को खुद मुंतखब करती थी और खुद अपनी एहतसाब करती थी, अपने अकाउंटेबिलिटी करती थी। किस तरह से उन्हें अपने लोग सेलेक्ट किए? मनपसंद 2 चैम्बर्स से, लाडले। क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी की? जब सबूत सामने आते रहे, तहरीरी सबूत, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बिरादर जजेस की करप्शन के मामलात के, क्या अकाउंटेबिलिटी की? एग्जेक्टिव पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की, पार्लियामान पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की, लेजिस्लेशन तक की, वजीर आजमों को निकाला, पार्लियामेंट के मेंबरों को निकाला, लेकिन किसी तरीके से भी रूल ऑफ लॉ का दौर हम उस दौर को नहीं कह सकते। अब अफसोस की बात यह है कि पेंडुलम ने स्विंग किया है दूसरी तरफ। अब हम एक दूसरी इंतहा की तरफ जा रहे हैं जिसमें एग्जेक्टिव की ओवर रीच है और एग्जेक्टिव अब घुस गई है जाकर आला अदलिया के घर में। अब ये जो खतूत लिख रहे हैं जजेस, अब इसमें से कुछ तो वाकई बासूल जज हैं, लेकिन क्या सारे के सारे बासूल हैं? क्या इसमें वो जजेस भी शामिल नहीं जो इस मसले के बुनियादी जिम्मेदार भी हैं? अब ये जो खतूत हैं इन जजेस के, ये उस दौर की आखिरी हिचकियां हैं, ये कुछ नहीं कह सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि इन खतूत में बहुत से जज ऐसे हैं जो असूल पसंद हैं, जो अपना पॉइंट देना चाहते हैं, जो आखिरी रेजिस्टेंस देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जजेस इस वक्त इस सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं। और जहां तक वकला की बात है, इस 16 साल के अहद ने वकला की भी जो अखलाकी बरतरी थी, जो मॉरल लेजिटिमेसी थी, मॉरल अथॉरिटी थी, उसको खत्म कर दिया। उसी तरह वकला ने भी फायदा उठाया, अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया, अपनी अहमियत के लिए इस्तेमाल किया। कभी वो किसी की पिटाई लगाते हुए नजर आए, कभी कहीं तोड़ फोड़ करते नजर आए, अपनी सियासी दुकानें उन्होंने चमका ली। तब अवाम की नजर में क्या उनकी ऐसी साख है कि वो एक बड़ी तहरीक चला सके? मेरा तो ख्याल है वो इस वक्त छोटी तहरीक चलाने के भी काबिल नहीं है। तरक्कियां, तबादले हो रहे हैं, 26वीं तरमीम तो आ ही चुकी है जिसकी अम्ब्रेला मौजूद है, और 26वीं तरमीम की अभी तशरीह नहीं की गई। जजेस का बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि इतने बहुत से काम जो 26वीं तरमीम के अंडर हो रहे हैं,
क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहले 26वीं तरमीम की तो तशरीह कर देती, उसको तो कबूल या नामंजूर कर देती। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो कभी नहीं रहा। रूल ऑफ लॉ होता है सबके लिए कानून। बिल्कुल। कहीं रूल बाई लॉ ही दे दो कि बड़े साहिबों पर कानून अप्लाई ना हो, आम लोगों के लिए ही रूल ऑफ लॉ हो, यानी आम लोगों को तो इंसाफ मिले ना जी, उनको तो कानून के मुताबिक डील किया जाए। मामला सर इंसाफ से चलेंगे तो इंसाफ ट्रिकल डाउन करेगा ना। जैगम साहब ठीक कह रहे हैं आपने। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पहले दौर में इंसाफ मैसर नहीं था, अभी भी इस दौर में भी इंसाफ को भूल जाएं, सियासी इंसाफ ही होगा। दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, ऊपर भी जैगम साहब ने बात की कि हम एक इंतहा से दूसरी इंतहा की तरफ का सफर कर रहे हैं, दौर की आखिरी हिचकियां या वो रेजिस्टेंस हो पाएगी कि नहीं। जितने हालात हैं जजेस में तकसीम, क्या तनाज़ा बढ़ेगा या बस अब कोई रेजिस्टेंस ना हो पाएगी? जिस ढप पे मामला तो बढ़ रहे हैं इसी पे जाके इन हाउस ही कंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं आपकी इजाजत के साथ कि जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी कि क्या सियासी हदूद में मामला दाखिल होने जा रहे हैं जी, इसको एड्रेस कर लेते हैं। शायद इसको जवाब देने में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, एक तो ये है कि जो जिस किस्म का खदशा आपके सवाल में पिन्हा है कि सियासी हदूद, यानी इससे मुराद आपकी ये है कि जिस किस्म का 2007 का आपने मिसाल भी दी, तो मुझे फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। गो के इस तरह की चीज होनी चाहिए, ये नहीं कि उस किस्म का इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तहरीक की शक्ल में जरूर बात होनी चाहिए। अब देखिए ना, 3 बड़े मसले हैं इस वक्त, या 2 कम से कम। एक पीका का कानून है जिसको किससे रिलेट करता है? सहाफियों से, सहाफत से, फ्री एक्सप्रेशन से, इन चीजों से जिसके ऊपर के सहाफियों के अंदर और आप सब ने अपनी जिंदगियां गुजारी इस शोबे में, उससे इसका ताल्लुक है। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद अदलिया जो के और वकला जो कि एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसका ताल्लुक मुआशरे को इंसाफ देना है। पता ना, हर मुआशरा जो है उसकी बुनियाद तो इंसाफ पे ही होती है ना। तो अगर इंसाफ के ऊपर शकूक खड़े हो जाएं, किसी किस्म के भी हों, लोगों के जहनों में आ जाएं, आप भले एग्जाम्पल 10 उधर की देते हैं 10 उधर की देते हैं, लेकिन यहाँ सवालात खड़े हो जाएं और शकूक आ जाए, मुआशरा तो कमजोर हो जाता है। तो मुआशरे को तो कायम रखना एक कौमी रियासत के अंदर कितना लाजिम है, वरना सिर्फ रियासत रह जाती है, कौम खत्म हो जाती। तो इसलिए देखिए, 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी, पीका और अदलिया का जो मामला है, जो वकला का मसला है। और तीसरा कर लें एक पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अब इन 3 कुव्वतों, चाहे वो अखलाकी हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हैं, चाहे वो अपनी असल हैसियत में मौजूद हैं, इतनी बड़ी 3 जो कुव्वतें हैं, ये मिलके भी वो चीज नहीं ला पाएंगी जिसका कि खदशा आपके सवाल में मुज़मिर है या छुपा। क्यों? ये बैंकरप्सी है। क्यों नहीं ला पाएंगी सर? आपने कहा होना चाहिए जी। सुन ले बात को, बैंकरप्सी है, इसीलिए मैं इस तरफ आपको इशारा लेके आया हूं। अब क्यों, देखिए आपका मतलब सियासत होना चाहिए, सियासी जरूर होना चाहिए। अगर ना सियासी हुआ तो वो उस दिन हम एज अ कौम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सियासत का मकसद क्या है, और सियासत और कानून और सियासत की बुनियाद क्या है? इखलाक, इखलाकी कदरों की बुनियाद बना के कानून बनाया जाता है, आइन बनाया जाता है, इसलिए कि एक कौम किस तरीके से रहे, एक मुआशरा कैसे रहे, उसके ऊपर इंसाफ कैसे हो। जब उसकी बुनियाद का वो है, तो अदलिया की जो और सियासत की जो बुनियाद है वो भी इखलाक, कानून भी इखलाक, सियासत भी इखलाक, इनकी जड़ें इखलाक के अंदर है। तो इनका ताल्लुक तो आपस में बनता है ना। फिर उसके बाद जिम्मेदारियां देख लीजिए एक रियासत के अंदर कि लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना, आइन को किसने कायम रखना, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी से किसने बचाना है, बुनियादी हकूक लोगों के कैसे इंश्योर होंगे, अदलिया के थ्रू, अदलिया इंश्योर करेगी। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का मकसद होता है ना। तो यही सियासत का भी मकसद है। सियासत सिर्फ अपने आप को एनरिच करने के लिए नहीं होती कि अपने जो ट्रेजरीज हैं उसको बढ़ाते जाओ। उसका तो काम ये है, मईशत बनाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले, उनकी जिंदगियां चलती रहे। पॉलिसीज बनाती है ताकि रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हो और साथ ही साथ लोग अपनी आज़ादी के अंदर सांस ले सकें। तो जहां पर इस किस्म के ताल्लुक हो, वहां पर सियासत का तो बुनियादी रोल बन जाता है। 26वीं तरमीम हुई, पीका का एक्ट आया, आपने जजेस की हालात बदले आगे पीछे, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, चाहे वही हो जो हो रहा है। आईनी तरमीम करनी है, जरूर हो, उसमें बहस तो करो। आज सवाल करने से हम क्यों घबराते और डरते हैं? सवाल तो उठाना चाहिए। आपका तो शोभा ही हुआ है जो सवाल उठाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये चीजें सब खत्म हो जाती हैं तो आपके सवाल का वो जवाब कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम सब के सब अपने अपने दड़बों में बंद होकर डर के बैठे हैं। और इस माशरा, ये बड़ा जो हमारा एक कौमी रियासत है, सिर्फ रियासत को देख रहे हैं, कौम को नहीं देख रहे, लोगों को नहीं देख रहे, सिर्फ उस एलीट को देख रहे हैं जिनके इंटरेस्ट हैं। हम भी उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबान में बातें आगे करते हैं।
हम उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं की बुनियाद, उनके बिहाफ पे लड़ाइयां लड़ते हैं आपस में। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जहां कौम और आम आदमी से मिलकर कौम होती है, वही कौम है। आम आदमी ही कौम है। जब तक उसके इंटरेस्ट, उसके जो हकूक हैं और फराइज भी साथ शामिल है, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये मामला चलता रहेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। खुदा न खास्ता इससे अगली जो लेवल्स हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि पूरा मुआशरा फट ना पड़े। मुआशरे की तंजीम के अगर बुनियाद खत्म हो जाए, इखलाक खत्म हो जाए मुआशरे में। अभी हसन साहब बात कर रहे थे एक पुलिस वाले की, इस तरह की मेरा में दसियों बीसियों शायद 100 मिसालें होंगी हमारे पिछले 8-10 साल के अंदर जो कि हमारे सामने मौजूद है। इसलिए क्योंकि जो मुआशरा जिसको पता है कि मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ पूछेगा नहीं, उसमें फिर यही कुछ हुआ करता है जो कि आज आप देख रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, ऐसे ही चलेगा जब तक हम अपने अक्ल और दिमाग और सिमत को सीधा नहीं करेंगे और अपनी नीयतों को सीधा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। रज़ा उम्मी साहब, मैं ज़ैगम साहब और शहजाद साहब की गुफ्तगू से ये भी सवाल उठा रही हूँ क्योंकि जो ऊपर बात हुई कि हम एक इंतहा से दूसरी तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने हवाला दिया 9 से लेके 21 में 21 अक्टूबर 24 तक जो है वो एक पूरा निज़ाम अपने डाई डाउन हुआ, जो भी खड़ा किया गया। कानून, सियासत, सहाफ़त को अखलाकी कदरों पर खड़ा होना चाहिए, या ऊपर हवाले भी दिए गए। अगर इंजीनियरिंग करते हुए अखलाकी कदरों का ख्याल नहीं किया गया तो कम अज़ कम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अखलाकी कदरों का ख्याल कर लेना चाहिए ताकि सिस्टम रुक जाए उस तरीके से बिहेव करना जैसा कर रहा है अवाम के साथ, या रिवर्स इंजीनियरिंग भी वैसे ही होगी जैसे इंजीनियरिंग की गई, तभी इस चक्कर से निकल पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पावर पॉलिटिक्स जो होती है या सियासत, वो उसका ताल्लुक अखलाकियात से जोड़ना हमारी ख्वाहिश होती है कि उसमें हो, लेकिन वो होता नहीं है। वो बहुत रूथलेस गेम होती है और पहले भी वो एक रूथलेस गेम ही थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, एक इंजीनियरिंग का। उसका क्या मकसद था? उसका मकसद यही था कि कुछ लोगों की ताकत को या असर को कम करना है और किसी और को बढ़ाना है। और आज दूसरी साइड पे वो रिवर्स इंजीनियरिंग जो हो रही है, आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो भी इसी असूल के तहत हो रही है। ये यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं भी दुनिया में अगरचे के लोग इसका जिक्र बहुत करते हैं, लेकिन जो पावर का पूरा डायनामिक होता है, जो खेल होता है, वो इन अखलाकियात की कोई परवाह नहीं करता। और यही वजह है कि आज जो कुछ हुआ, जिसका आपने तस्करा किया अपने इब्तदाइये में भी, ये वही उसी तरह से है जो कि अभी ज़ैगम खान साहब कह रहे थे कि मनमानी जो है वो पहले एक इदारा करता था अपने ही हक में, और तमाम की तमाम इख्तियारात और तमाम के तमाम जो पावर्स थी उन्होंने अपने पास रख ली थी। अब वो दूसरी साइड पर पेंडुलम जो है वो स्विंग कर गया है, और अब ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट का बल्कि एग्जीक्यूटिव का उनका इंग्रेस हो गया है जजेस की तकर्री में। अब जाहिर बात है कि ये एक नई रियलिटी है, इसके खिलाफ एक रिएक्शन भी आ रहा है। और जो तकसीम हमें पहले पोलराइजेशन दिखाई देती थी, जिसका कि हम कई बार यहाँ पे जिक्र भी कर चुके हैं, वो अदलिया में आज खुलकर सामने आ गई। जो इजलास हुआ उसमें बॉयकॉट हुआ 2 जजेस की तरफ से, 2 सियासी पार्टी जो पीटीआई के जो नॉमिनीज हैं उनकी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद काम आगे बढ़ता रहा क्योंकि 7 अफराद जो है उनसे कोरम पूरा हो जाता है और यहाँ पर 9 मौजूद थे। तो तकनीकी तौर के ऊपर तो ये सारा कुछ हो गया, लेकिन अब जाहिर बात है कि इसके ऊपर आगे सवालात तो उठेंगे, क्योंकि असूल तो ये होना चाहिए कि इतने आला ओहदों के ऊपर जब भी कोई तकरीरियां हो, उनके ऊपर एक कंसेंसस जो है वो बेहतर होता है। इस पूरी जो तरमीम हुई उससे पहले भी जो जुडिशल कमीशन जो बना, उसकी स्पिरिट यही थी कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो एक ही मेज पर बैठकर एक अग्रीमेंट के साथ ये मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब ये तकसीम भी एक रियलिटी है और ये पोलराइजेशन भी एक रियलिटी है, और यही वजह है कि अब ये मामला तो फिलहाल तो रज़ा उम्मी साहब, कतई कलामी की माजरत, पोलराइजेशन भी रियलिटी है। आपने ये भी कह दिया कि पावर पॉलिटिक्स अखलाकी कदरों से नहीं जुड़ती, ये भी रियलिटी होगी। तो फिर इन दो इंतहाओं के बीच तवाजुन कैसे तलाशा जाए, या मुमकिन ही नहीं है? नहीं, देखिए, मुमकिन है तवाजुन, ऐसी बात नहीं है। और तवाजुन जो होता है वो उसके लिए फिर यही होता है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि तवाजुन होता है आईनी जो अक़दार है, जो आइन में जो कुछ दर्ज है उसी के 4 खानों के अंदर कार्रवाई हो। अब मसला ये है कि यहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम जो है
उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आइन को बदल दिया गया है और उसकी जो बदलाव है उसके ऊपर अभी इत्तेफाक राय हम ये देख रहे हैं कि चंद जज साहिबान है वो खतूत भी लिख रहे हैं। वो उनकी ये ख्वाहिश है कि एक फुल कोर्ट जो बैठे और या तो इस तरमीम को उड़ा दे या इसमें जैसे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने में हुआ था, पार्लियामान को ये कह दे कि अगर आप इसको नहीं बदलेंगे तो हम फिर कुछ और कर देंगे। अब वो हो नहीं रहा क्योंकि तवाजुन जो है, जो पलड़े हैं, जो दूसरा पलड़ा है वो भारी हो चुका है। और यही आप देखें ना कि दो तरफ से एक जो कशमकश जारी है उसमें एक साइड के पास ज्यादा ताकत है इस वक्त और दूसरी साइड जो है कमजोर है। तो ये वही पावर पॉलिटिक्स की का शख्साना है सब कुछ। ठीक है जो आज हुआ। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? से आपकी नजर गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। जब इखलाक पीछे हो जाए और पावर पॉलिटिक्स आगे आ जाए तो फिर आप सवाल ढूंढती हैं और जवाब इन सवालों के ढूंढती हैं। क्या करें सर, जवाब तो चाहिए, सवाल करते रहेंगे। जितना भी सोच के गुत्थी को उलझाया हो सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उस जलसे की जिसकी हाइप तो बहुत रही, मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को सवाबी में जलसे का इनेकाद किया। जलसे से PTI रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर ने भी खिताब किया। जुनैद अकबर ने खिताब करते हुए कहा कि नहीं चाहते इदारों से हमारा टकराव हो क्योंकि ये इदारे हमारे इदारे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर हमने बदला लेने का सोच लिया तो फिर हमारे मुखालिफिन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुल्क मुश्किल मरहले पर खड़ा है, इसके लिए रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। 8 फरवरी को PTI ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, मगर सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा सवाबी में ही होना था। खैबर पख्तूनख्वा 2013 से PTI का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस अरसे में PTI ने सूबे में जितने भी अहम जलसे किए उनमें एक तो इंतजामिया की मदद और फिर किसी हद तक हामियों की तादाद भी काबिल जिक्र रही। खैबर पख्तूनख्वा में PTI ये जवाज नहीं बना सकती कि उसके लीडर्स और कारकुनों के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस मर्तबा तो PTI ने यौम सियाह के नाम पर बड़ी हाइप भी बनाई। इमरान खान ने अपने पैगामात के जरिए कारकुनों को बाहर निकलने की हिदायत भी दी, मगर PTI के सवाबी जलसे को एक छोटा जलसा कहा जा रहा है। मुखालिफिन ही नहीं बल्कि सहाफती जराए भी इसे फ्लॉप जलसा करार दे रहे हैं, बल्कि जो ग्राउंड चुना गया वो भी माजी की निस्बत छोटा ग्राउंड चुना गया। बल्कि सूबाई सदर जुनैद अकबर ने पार्टी ओहदेदारों से इस पर रिपोर्ट भी तलब की है कि कौन सा ओहदेदार कितने कारकुन लेकर आया। इससे जाहिर हो रहा है कि जुनैद अकबर भी इस जलसे को कामयाब जलसा नहीं समझ रहे। लाहौर या इस्लामाबाद में PTI का जलसा फ्लॉप हो जाए तो समझ में आता है, मगर खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में PTI के जलसे के नाकाम होने की क्या बड़ी वजूहात हो सकती हैं? सवाबी जलसे की नाकामी में पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। इस हवाले से एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली ही जेरे बहस आ रही है। ये तासुर है कि अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते थे कि उनके मुखालिफ समझे जाने वाले जुनैद अकबर को कामयाब जलसा करने का क्रेडिट दिया जाए। यही वजह है कि माजी के बरक्स इस मरतबा इस जलसे को उस तरह की इंतजामी सपोर्ट फराहम नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 12 साला दौर में गंडापुर तीसरे वजीर आला हैं। परवेज खट्टक और महमूद खान के दौर में भी पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात रहे। इमरान खान से मुतालिबात मनवाने के लिए इस्तीफों और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की धमकियां भी दी जाती रहीं, मगर अब जिस तरह ये इख्तिलाफात पार्टी जलसों को ही नाकाम करना शुरू हो गए हैं, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। PTI की सियासी मुखालिफिन की तवक्कुआत से भी बढ़कर नाकाम होने वाला सवाबी जलसा इमरान खान और उनकी पार्टी के सियासी मुस्तकबिल को लेकर अहम सवालात खड़े कर रहा है। जलसे जुलूस 2011 से PTI का अहम सियासी टूल रहे हैं। अब अगर इसके अपने सूबे में इसका यह आजमूदा नुस्खा भी PTI के काम नहीं आ रहा तो इसके लिए क्या पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को ही मुवर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा, या फिर दूसरे सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI बहुत सी वजूहात के बायस अपनी सियासी हैसियत खो रही है? पैनल की इस पर राय क्या है, इसी सवाल में जानने की कोशिश करेंगे। जलसे धरने PTI का अहम सियासी टूल, यौम सियाह की हाइप, सवाबी जलसा फ्लॉप, वजह क्या है? अंदरूनी इख्तिलाफात, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा या अवाम की बस हो गई? जैगम साहब, पंजाब की बात की जाए, लाहौर में नहीं जलसा होने दिया, इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की जाती रही। चलें, समझ में आता है कि दूसरी हुकूमत मौजूद है, मगर सवाबी में होने वाला जलसा जिसके लिए यहाँ तक था कि नजरन पंजाब से तमाम काफिले वहाँ पहुँचने थे,
मगर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखी है। एक 8 तारीख, 1 साल मुकम्मल होना, यौम सियाह, भरपूर लीडरशिप तब्दील की गई, एग्रेसिव टोन और स्टाइल अपनाया गया। क्या वजह बनी? कौन थक गया है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई उतनी बड़ी तादाद में जलसे और मोबिलाइजेशन नहीं कर सकी जिसका उसने तासुर दिया था या जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन आप ये भी ज़हन रखिए कि उन तो बहुत ही मुश्किल था और तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया था। जहां तक किसी जलसे की कामयाबी या नाकामयाबी का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी हद तक एक जाती राय की बात भी होती है, क्योंकि अब ये इतना अहम रह नहीं गया कि किसी जलसे में कितने लोग आए हैं। हर जलसा असल में वो होता है जो मीडिया पर बर्पा होता है, कि किसी जलसे को मीडिया ने कैसे लिया, उस पर कैसी गुफ्तगू की गई, उस पर किस तरह की बहस की गई, उसको अवाम ने किस तरीके से परसीव किया। अभी तक ये बात है कि पीटीआई जो भी एक्टिविटी करती है तो उसको मीडिया बहुत बहस में लाता है, तो असल इवेंट जो उसको बनाता है वो मीडिया बनाता है। अब आप देख लीजिए, कामयाब या नाकाम, हम आज भी उस पर बहस कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान में बहस हुई, पूरे पाकिस्तान ने उसको देखा, अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में वो एक नाकाम एक्टिविटी नहीं थी। अगर उसमें कोई इश्तियाल होता, अगर उसमें तशद्दुद होता, तो फिर मैं यकीनन उसको एक नाकाम इवेंट कहता। कुछ थोड़ा सा उसमें ये बात भी है कि पख्तूनख्वा में इतनी मकबूल है पीटीआई और इतना कंट्रोल है उसका पीटीआई पे कि शायद उसने उस तरह से तवज्जो भी ना दी हो जो कहीं और जलसा करने के लिए, मुनक्किद करने के लिए वो करती। फिर थोड़ा चेंज ऑफ गार्ड भी था कि इस दफा जो इवेंट है उसका इंतजाम जुनैद अकरम और पॉलिटिकल पार्टी की साइड पर था। इंतजामिया के पास बरह रास्त इसका कंट्रोल नहीं था। ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि पीटीआई ने जो वज़ीर आला हैं और जो इंतजामिया है उससे हटाकर ये इंतज़ाम अपनी सियासी जमात को दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने बहुत ज़्यादा उस पर वसाइल भी इस्तेमाल नहीं किए। मेरे ख्याल में अभी राइट ऑफ करना पीटीआई को इस वजह से कि उसकी सेकंड टियर लीडरशिप पे कोई इख्तलाफ है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेकंड टियर लीडरशिप पीटीआई में मैटर ही नहीं करती। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान मैटर करते हैं। ये लोग जितना लड़ते रहें, जितना झगड़ते रहें, जो कुछ करते रहें, आखिरी फैसला तो इमरान खान का है। जिसको कबूल करे, जिसको निकाल दे। तो आखिरी इंतजामी वसाइल की अहमियत कितनी ज्यादा है पीटीआई के जलसों के अंदर? पाकिस्तान के हर सियासी जलसे में इंतजामी वसाइल की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि लोग जलसा बैठकर अपने टीवी की स्क्रीन पर, अपने मोबाइल फोनों पे देख लेते हैं। जाना किसी इवेंट में शरीक होना एक बात, अपने काम रोज को छोड़ के, तो उसमें मोबिलाइजेशन के लिए बड़े वसाइल और बड़े पैसे की जरूरत होती है। तो या तो किसी पार्टी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही हो, जिस तरह हमने देखा था 2014 के बाद से कि बड़े बड़े लोग करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरफ बहा रहे हों, या फिर सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हों। अगर ये दो चीजें ना हो तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़े जलसे करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक हो गया। शहजाद साहब, पीटीआई 2013 के बाद से जलसे, जुलूस, धरने, रैलियां, केपी इंतजामिया का भरपूर इस्तेमाल होता रहा, और फिर हमने उसके बाद भी देखा जब पंजाब और इसकी केपी की गवर्नमेंट थी अभी पास 2022 ऑनवर्ड्स, 23 के शुरू तक, तो भी जलसे इसी तरह होते रहे कि दोनों सूबों की सपोर्ट रही, जब इस्लामाबाद की तरफ भी जाते रहे। मगर यह भी तासुर मौजूद था कि जैसे भी गज़ी आज़म साहब ने बात की, पीटीआई एक मकबूल तरीन जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ उन्होंने तवज्जो नहीं की कि लोग हमारे मौजूद हैं। इंतजामी सपोर्ट से महरूम सवाबी जलसे ने क्या भरम तोड़ा है, या ये कहा जा सकता है कि वो मोटिवेशन ना हो सकी, चेंज ऑफ गार्ड मौजूद था, या ख्याल उस तरह नहीं किया गया, या ये जो इंतजामी सपोर्ट है ये एक बेसिक फैक्टर है या फाउंडेशन है किसी बड़े जलसे को करने के लिए? आयशा, अगर 1 करोड़ लोग जमा हो जाते इस जलसे में, मसलन एक फर्ज के लिए 1 करोड़ लोग जमा हो जाते, तो आज हम पता क्या बात कर रहे होते। खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ जमा होने की क्या बड़ी बात है? 40 करोड़ में से 1 करोड़ ही तो जमा हुए। यानी हम किसी भी सूरत में, पीटीआई का वो गढ़ है, पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी है सूबे के अंदर, वो 1 करोड़ निकलें या 1 लाख निकलें या 10,000 निकलें या 20,000 निकलें, मेरा ख्याल है उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि पीटीआई की तीसरी मरतबा वहां पे हुकूमत बनी है और आज भी बेइंतहा पॉपुलर है। और अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर ये जलसा ये बता रहा है कि बहुत बिल्कुल उसका बुरा हाल हो गया और बड़ी मुश्किल में, तो फिर डर काहे का, घबराने की क्या बात है? फिर तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके तो मौजे होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए हर तरफ कि अब तो हमारी बारी आने वाली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो लेकिन चूंकि हमें कहीं ना कहीं दिल के अंदर कोई चोर छुपा हुआ है थोड़ा सा,
तो हम उस वजह से उसको और फिर खोलते हैं उस चीज को कि बताएं वो फेल हो गया, कैसे फेल हुआ। सच्ची बात है, मैंने तो फॉलो भी नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज मैंने फॉलो की वो ये कि इस मरतबा पंजाब के मुख्तलिफ कोनों से, चाहे 50 निकले, चाहे 40 निकले, चाहे 200 निकले, लोग इस दफा पंजाब से निकले अपने अपने हलकों के अंदर, अपनी अपनी जगहों पे, और वो गिरफ्तारियां हुई और ये सब कुछ हुआ। और पंजाब में उस माहौल के बावजूद जिसके अंदर के सख्ती का अमल है, अगर इस तरह के लोग निकल के अपना इजहार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब में अभी बहुत कुछ और छुपा हुआ है। जब हालात बेहतर होंगे तो बहुत कुछ और निकल सकता है। दैट इज द बिगर न्यूज जो कि हम। दूसरी बात देखिए, पीटीआई का तो आप ये कह रहे हैं पंजाब की स्ट्रेटेजी ज्यादा कामयाब रही प्रोटेस्ट करने की पीटीआई की निस्बतन सवाबी जलसे वाली स्ट्रेटेजी के? लोगों का बाहर निकलना इतने सालों, इतने अरसे के बाद, यानी कम से कम 3 साल के अंदर इस तादाद में इस तरीके से ज्यादा मानिखेज है बनिस्बत उस जलसे के जो सवाबी में हुआ। दूसरी बात, पीटीआई का चैलेंज क्या है? उसने अगले 3-4 साल के लिए अपने आप को, अपनी सियासत को जिंदा रखना है। वो हम आप मिलकर रोजाना कर देते हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के। यानी जब सवाल रखेंगे उसके बारे में, और हमारे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? एक सियासी जमात है, उसका वोट बैंक मौजूद है और वो एहतजाज कर रहे हैं, तो और ना सिर्फ ये जी, ना सिर्फ ये कि हुकूमती हल्के बड़े परेशान रहते हैं, हर टेलीविजन पे बैठ के, हर चैनल पे बैठ के। हुकूमतें तो हमेशा ही ऑपोजिशन से परेशान हो रहती हैं। ये तो ऑपोजिशन का किरदार यही है कि हुकूमत को परेशान रखे। तो जितने बयान होंगे, जितनी कीद होगी, जितनी कंट्रोवर्सी होगी, जितने आपस में मामलात खराब होंगे, पीटीआई एक खबर में, पीटीआई आज एक कमर्शियल वैल्यू है। पीटीआई एक सुन लीजिए रेटिंग है, पीटीआई रेटिंग है, पीटीआई कमर्शियल वैल्यू है। इसलिए लोग पीटीआई के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो पीटीआई एक पार्टी भी है और एक सियासी हकीकत है। तो मेरा ख्याल है कि हम हुकूमत मिलके सबको, उसको पीटीआई की सियासत को जिंदा रखे हुए हैं, तो उनको घबराने की तो जरूरत नहीं है। वी आर देयर टू सपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि तीसरी बार केपी में, इसी तरह पीपल्स पार्टी की चौथी बार सूबा सिंध में है, लेकिन क्या जमात के साथ वो सेंटिमेंट ग्राउंड पर मौजूद रह पाएगा जो 2-3 साल जो शहजाद साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को इसे संभाल के रखना है, या लोग कहीं ना कहीं थक जाएंगे? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे हसन निसार साहब और रजा रूमी की तरफ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, जलसे, धरने, रैलियां या एहतजाज का अंदाज पीटीआई का अहम एक सियासी टूल रहा है। 8 फरवरी को एक बड़े एहतजाज की बात की गई और उसके लिए सेफ ग्राउंड चुना गया, यानी होम ग्राउंड ही को मुंतखब किया गया, मगर वो मौसर अंदाज में वहां पर उस तरह का जलसा, लोगों का जोशो खरोश और वो सब कुछ नजर नहीं आया। बहुत मुख्तसर देर का ये जलसा रहा, 2-2.5 घंटे बमुश्किल इकट्ठे हो पाए वहां पर लोग, जबकि पीटीआई का माजी इसके बरक्स रहा है। आप क्या वजह समझते हैं? अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मद्दे मुकाबिल जुनैद अकबर ने खुद को प्रूव करना था, या वहां के अवाम की बस हो गई है जलसा खेलते हैं? ये तो पता नहीं है, आपकी कोई अंदरूनी ख्वाहिश ना हो कि अवाम की बस हो गई है। अवाम बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। बहरहाल ये जो सवाल है आपने किया, शहजाद साहब और जैगम साहब, ये हमारे दोनों जो दोस्त हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस के बाद ये को बनता नहीं। अच्छा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और बारीक बीनी से अपनी ऑब्जर्वेशंस पेश की हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपने वो टूल शूल की बात की है, तो पीटीआई का अहम तरीन फैसला कुन तरीन तो टूल जो है, टूल मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, वो तो अरसा से जेल में है। अच्छा। और ये सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं है, ये हमारी नफ्सियात है। हम बुत परस्ती छोड़ के, हम में से मेजॉरिटी जो है वो अब शख्सियत परस्ती में वो पनाह ढूंढती है। पीपल्स पार्टी का मतलब है भुट्टो, इसका मतलब है नवाज शरीफ, तो वो अच्छा, बाकी जो को कसर है वो लोग पूरी कर रहे हैं जिनके अंदर इख्तलाफ और इंतशार संभाला ही नहीं जा रहा। वो एक रियलिटी है। मैं यहाँ थोड़ा डिफर करूँगा। अच्छा, उसकी वजह है कि ऐसे चैलेंजेस में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथ की 5 उंगलियाँ हों, तो खाना हो तो इकट्ठी होती हैं, और अगर आपने मुक्का बनाना हो तो उनका इकट्ठा होना ज़रूरी होता है। वो लैग कर रहा है। और थोड़ा बहुत इत्तेहाद, मैं जो मेरे दोस्तों ने बात की है मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन एक मुनासिब हद तक जो है, मैं हमारा नेशनल कैरेक्टर है गिट्टे खींचना और ये और वो, अली अमीन गंडापुर फैक्टर मेरे नज़दीक
सबसे अहम, उसका भी एक रोल है। लेकिन बेसिकली जैगम साहब और शहजाद साहब ने जो बात की है, कुछ नहीं है। याद रखना, बारिश सावन जब आता है ना, तो सावन का ये सियासत जो है ना, सावन चल रहा है। कभी बारिश हल्की होती है, कभी तेज होती है, कभी बहुत ही तेज होती है। ठीक हो गया। सो इसलिए इट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज, पार्ट ऑफ द पैकेज हो गया। रजा रूमी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की हम पहले भी बात कर चुके, 2 कश्तियों की सवारी, आपके ख्याल में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लहजा इस्तेमाल किया, जिस रियासत और इंतज़ामिया का हिस्सा है उसको मुखातिब करते हुए, गंडापुर साहब ने 2 काम कर दिए क्या कि इस तरह का लहजा जो है वो भी जमात के ऊपर फॉल आउट हो सकता है और इंतज़ामी ताकत भी ना दी जहाँ जुनैद अकबर को खुद ही प्रूव करना पड़े, साबित करना पड़े। देखिए आयशा, पहली तो ये बात है कि ये इसमें कोई नई बात तो है नहीं। गंडापुर साहब पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, बहुत जोशीले, बल्कि इस जलसे में तो उन्होंने कदरे कुछ मॉडरेट बातें ही की हैं। इससे पहले तो बहुत सख्त बातें कर चुके हैं, बंदूकों की और गोलियों की और कफन की और इस तरह के कई वो इस्तेआरे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, वो तो उनका काम है, वो अपने जो वर्कर्स और उनकी जो सपोर्ट बेस है उसका लहू भी तो गरमाना ना। फिर यही जो अभी जिक्र हो रहा था कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जो चलते हैं इस तरह की तकारीर के जुमले और फिक्रे और वीडियो क्लिप्स, वही इस जलसे की जो साख है या कम से कम पार्टी की जो पोजीशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात वाकई हैरान कुन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पर ये मैं देख भी रहा था, मेरी बात भी हुई 1-2 रिपोर्टर से, और उन्होंने कहा कि पिछले जलसों की निस्बत इसमें कम लोग थे। अब मैं उसको फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगी हुई हैं दूसरे सूबों से, वहां पे लोग आना भी चाहते हों तो उनको रोका जाता रहा, उसकी बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि हम इसको फ्लॉप कहें। ये सर, इस बार जलसे में जो कॉल थी वो तो थी सिर्फ उनका के लिए, या फिर नदरन पंजाब के लोग थे, ऑल तो कॉल ही नहीं थी जाने के लिए ना। जी, और कॉल नहीं थी, लेकिन नॉर्दर्न पंजाब से भी लोगों को रोका गया जो आ रही थी, या कम से कम जो रिपोर्ट्स आई हैं। मगर यहाँ पर जो तंजीमी मामला है जिसका आपने इशारा कर दिया, अपने सवाल में आपका जवाब मुज़मिर था कि जो ये ग्रुप्स में बटी हुई है केपी की जो पार्टी का तंजीम है, उसका बहुत बड़ा रोल था इस जलसे की जो लोगों की तादाद थी और उसकी जो इम्पैक्ट है वो। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।